नमस्कार साथियों। 2000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू की हुई है, उसी टेस्ट सीरीज के तीसरे हिस्से के पार्ट 1 को आज हम लोग शुरू करते हैं। नेट जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से मालूम कर लेनी है कि बार बार इस तरह के क्वेश्चन सीरीज को, टेस्ट पेपर्स को आपको बहुत गहराई से सॉल्व करना पड़ेगा। विषय का गहन अध्ययन होना अति आवश्यक है, लेकिन विषय के गहन अध्ययन होने के साथ साथ यदि हम लोगों को प्रश्न पत्र सॉल्व करना नहीं आए, हम लोगों को विषय की बहुत गहरी जानकारी है लेकिन बार बार हम लोग प्रश्न पत्रों को या प्रश्न पत्र के उत्तर को गलत कर रहे हैं, तो यह चीज सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्चुअल लेवल के अंदर गड़बड़ है। तो इस चीज को दूर करने के लिए आपको इस तरह की क्वेश्चन सीरीज को बार बार सॉल्व करना चाहिए, न केवल हमारी इस सीरीज के माध्यम से, अपितु जहां भी मार्केट से आपको पुस्तकें मिले जिनकी आंसर कीज हो, पहले बिना आंसर की के आप सॉल्व कीजिए और फिर बाद में आंसर्स मिलाइए। देखिए आपका कंसेप्ट कितना वाइडर और कितना ब्रॉड हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आपसे करबद्ध विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही सब्सक्राइब बटन के नीचे एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकॉन, उस बेल आइकॉन को आप दबाएं। जब उस बेल आइकॉन को आप दबाएंगे तो वहां पर ऑल लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा, आप उस ऑल को दबा दें। इससे क्या होगा कि मेरे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे वो अपलोड होने के साथ ही तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन YouTube भेज देगा और आप लोग अपलोड होते ही उन क्वेश्चन पेपर्स को या सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल को देख पाएंगे। साथ ही मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप लाइक बटन को जरूर दबाएं। लाइक बटन से क्या होगा, दबाने से शारीरिक शिक्षा विषय जो है, देखिए लाइक बटन YouTube ये कहता है ट्रेंडिंग किसकी ज्यादा है, तो हमें शारीरिक शिक्षा को ट्रेंडिंग में लाना है, इसलिए लाइक बटन जरूर दबाना है। साथ ही शेयर कर लें ताकि अन्य साथियों का फायदा हो। कल मेरे पास 3 या 4 फोन आए और उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर नेट एग्जाम के लिए ट्रिक बताइए। तो देखिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक ही चीज जीवन भर आपको याद रखनी है, यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। और कछुए और खरगोश की कहानी को याद रखनी है। कछुआ धीमे चला लेकिन लगातार चलते गया तो वह अपने सफलतापूर्वक अंतिम पायदान तक पहुंच गया। खरगोश बहुत तेज भागा लेकिन भागने के बाद एक जगह रुक गया, विश्राम करने लग गया, दूसरी जगह रुका, विश्राम करने लगा। बहुत ज्यादा एक ही दिन में 8 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन 1-1 घंटा जरूर पढ़िए। मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इनकी सार्थकता कब सिद्ध होगी, आप लोग नेट कब पास करेंगे, जब आप कान में ईयरफोन लगाएंगे, एक एक शब्द को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, नेट जैसा एग्जाम आपके लिए चुटकियों का काम रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के विषय में की जाने वाली चर्चा से अलग है? निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के विषय में की जाने वाली चर्चा से अलग है? तो देखिए हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, स्वास्थ्य शिक्षा का यह टॉपिक है। और स्वास्थ्य शिक्षा के टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा का भी टॉपिक एक अलग से आता है। उस स्वास्थ्य शिक्षा के टॉपिक के अंदर क्या क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवक, विद्यालय स्वास्थ्य सेवक, पर्सनल हाइजीन के साथ हमारे संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो जब आपको अगर विषय की गहन अध्ययन से जानकारी होगी, सिलेबस के बारे में पता होगा, तो देखिए 2 चीजें क्लियर हो गई। हमने वहां बताया संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, या मैं कहूं आनुवंशिक रोग, इस तरह के रोग हम लोग वहां पढ़ते हैं। प्लस हाइजीन के बारे में वहां बताया जाता है कि स्वच्छता किस तरह से की जाए, विद्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक कौन होते हैं। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन क्लियर हो गए कि रोग और स्वस्थता, रोग और स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा में चर्चा की जाती है।
आप लोग, क्योंकि सिलेबस की जब हम बात करते हैं, अगर हमारे दिमाग में सिलेबस छपा हुआ है, अगर आप सिलेबस को अपने दिमाग में, सिलेबस आपके दिमाग में सेटल्ड होना चाहिए। और जब आपने देखा कि ये कह रहा है कि कौन सा स्वास्थ्य के विषय में मतलब ये सिलेबस की बात कर रहा है, की जाने वाली चर्चा से अलग है, तो रोग, संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, इन रोगों को हम पढ़ते हैं। स्वच्छता के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, पर्सनल हाइजीन, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब इस प्रश्न के दो उत्तर तो बिल्कुल क्लियर हो गए कि इन दो के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो रोग और स्वच्छता इसका ऑप्शन नहीं है। इस तरह से हमें क्रैक करना है। अब नीचे बचे दो ऑप्शन, से और द, आरोग्य शास्त्र और मृत्यु। अब देखिए, यहां मैक्सिमम किसी भी प्रश्न के अंदर यही एक प्रोबेबिलिटी होती है, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उसके दो आंसर तो हमें तुरंत प्रभाव से पता लग जाते हैं कि ये गलत है, लेकिन बाकी दो आंसरों के अंदर हम लोग सदैव कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम लोग इसके अंदर उत्तर देंगे। चलिए बताइए, इसका उत्तर ए और ब तो है नहीं, से और द में से आपके हिसाब से क्या होगा? 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड में आपसे नहीं बोलूंगा। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के विषय में की जाने वाली चर्चा से अलग है? दो ही ऑप्शन है, आरोग्य शास्त्र और मृत्यु। सोचिए, 30 सेकंड आपके लिए। चलिए 15 सेकंड में ही खत्म करता हूं। जहां तक मुझे यकीन है मैक्सिमम लोगों ने अपने आरोग्य शास्त्र को सही उत्तर माना होगा, क्योंकि आरोग्य शास्त्र की जब बात करते हैं तो यह एक तरह से टिपिकल हिंदी की भाषा हो गई। अब टिपिकल हिंदी की भाषा हो गई तो आप लोग यही सोचते हैं कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर टिपिकल हिंदी की भाषा का क्या योगदान या क्या लेना देना है। तो देखिए मित्रों, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सही उत्तर नहीं है। आरोग्य शास्त्र, अगर मैं बात करूं चिकित्सा शास्त्र की, मेडिकल साइंस की, उसको टिपिकल हिंदी के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है और टिपिकल हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर कर कह दिया है आरोग्य शास्त्र। तो मेडिकल साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, बीमारियां जब होती है, संक्रामक रोग, उसका वाहक कौन है या उसको ठीक करने के लिए कौन सा उसका एंटीडोट है, ये तो सब संक्रामक असंक्रामक रोग हम पढ़ते ही हैं। तो आरोग्य शास्त्र इसका उत्तर नहीं है। अब इसका उत्तर है सही ऑप्शन 4, मृत्यु। देखिए, आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर ये ऑप्शन मृत्यु के बारे में तो बात की जाती है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर मृत्यु के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। वहां बात की जाती है मृत्यु दर के बारे में। और मृत्यु दर किसके कारण होती है? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के कारण। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज होती है तो मृत्यु दर सदैव ज्यादा होती है। वहां बात की जाती है जन्म दर के बारे में, कभी भी मृत्यु, खाली मृत्यु के बारे में बात नहीं की जाती है। हाँ, अगर यहाँ मृत्यु दर होती तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता कि मृत्यु दर अगर आ रही है, खाली मृत्यु के बारे में कहीं भी हेल्थ एजुकेशन में बात नहीं करते हैं। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर यहाँ मृत्यु दर होती तो शायद हमें सोचना पड़ता, केवल मृत्यु के बारे में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मृत्यु। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। सर्किट प्रशिक्षण का केंद्रीय तत्व क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा सर्किट ट्रेनिंग के बारे में मालूम कर लें। सर्किट ट्रेनिंग 1953 के अंदर लीड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन और एडमसन नाम के 2 स्पोर्ट्स ट्रेनर्स ने खोजी थी। अब उन्होंने कैसे खोजी? उनके सामने एक समस्या आई थी। वो लोग अपने विद्यार्थियों के ऊपर एक रिसर्च वर्क कर रहे थे। रिसर्च वर्क के अंदर वो लोग कुछ 5 या 7 विद्यार्थियों में से ये पता लगाना चाह रहे थे कि हु इज द बेस्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग टेस्ट लिया। सिटअप का एक टेस्ट करवाया था, अलग अलग टेस्ट करवाया, तो घड़ी दबाई, 1 मिनट में किसी ने 40 लगाई, किसी ने 35 लगाई, किसी ने 36 लगाई, इस तरह से किया। पांचों का जब उन्होंने एवरेज निकाला तो वो तालमेल बैठ नहीं पाया। किसी बच्चे ने शिकायत करी कि सर घड़ी पहले दबाई, किसी ने कहा घड़ी बाद में दबाई। तो उन्होंने क्या किया कि इस झंझट को खत्म करते हैं, ऐसे कीजिए पांचों के पांचों एक साथ आ जाओ, और पांचों के पांचों एक साथ आ जाओ। तो उन्होंने एक साथ घड़ी दबाई, स्टार्ट, और उन लोगों ने सिटअप लगाना स्टार्ट किया और एक साथ बोला स्टॉप। अब उन्होंने उसके अंदर से यह निकाल लिया कि किसने सबसे ज्यादा लगाई। यहीं से सर्किट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी पड़ी, सर्किट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी विशेषता। देखिए, कई बार एग्जाम में आता है, नोट कीजिएगा इस प्रश्न को कि सर्किट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है।
यह छात्रों में विभेदन मापने के काम आती है। डिफरेंशिएशन, क्या 1 मिनट में 2 लोगों से आपने सिटअप लगवाई, 1 मिनट है, एक जैसी स्थिति है, किसने बेटर लगवाया? सर्किट ट्रेनिंग के अंदर यही होता है। एक छोटे से पर्टिकुलर स्थान के अंदर अपने अपने अलग अलग एरियाज बना दिए जाते हैं। जो अलग अलग एरिया बनते हैं उन्हें स्टेशंस कहा जाता है। अब स्टेशंस के बीच में सेंटर में बिल्कुल कोच खड़ा होता है ताकि वो सभी के ऊपर नजर रख सके। इसे सर्किट क्यों कहते हैं? देखिए, सर्किट इसलिए कहते हैं, मान लीजिए एक सर्कल में 10 बच्चों को बैठा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब 10 के 10 बच्चे एक जैसी एक्सरसाइज नहीं करते। पहला बच्चा जहां बैठा है वो पहला स्टेशन, दूसरा बैठा है वो दूसरा स्टेशन, 7वां बैठा है वो 7वां स्टेशन, और 10वां बैठा है वह 10वां स्टेशन। 10 के 10 स्टेशन पर, स्टेशन का मतलब होता है स्थान, वहां 10 के 10 स्टेशन पर अलग अलग एक्सरसाइज बच्चे को करनी होती है, लेकिन प्रत्येक स्टेशन की एक्सरसाइज फिक्स रहती है। जैसे पहले स्टेशन पर सिटअप लगाएंगे तो पहला बच्चा सिटअप लगाएगा, और जब अगला बच्चा आएगा 10वें स्टेशन वाला तो वो पहले स्टेशन पर सिटअप ही लगाएगा। पहले स्टेशन का अगला बच्चा दूसरे स्टेशन पर चला गया तो वहां जो भी वैरायटी है। कहने का मतलब यह है कि स्टेशंस पर एक्टिविटी जो है वो फिक्स रहती है, करने वाला चेंज होता रहता है। टाइम फिक्स होता है, करने वाला चेंज होता रहता है। अब देखिए, बिजली का स्विच आपने कभी देखा है? बिजली के स्विच क्या काम करता है? ट्यूबलाइट ऊपर होती है, हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया, स्विच वायर ट्यूबलाइट कनेक्शन है, जैसे ही स्विच को ऑन किया ट्यूबलाइट जल जाती है। तो ये एक सर्किट होता है। इस सर्किट में हम एक जगह पिंच करते हैं तो सारे के सारे ऑन हो जाते हैं। सेम यही सर्किट ट्रेनिंग के अंदर किया जाता है। जब आपने स्टार्ट बोला तो सभी स्टेशन पर अपनी अपनी एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, यही इस प्रश्न का की पॉइंट है। मैंने अभी जो लाइन बोली इसको समझिएगा कि जैसे ही आपने बोला स्टार्ट तो सभी स्टेशंस पर जो भी एक्टिविटी फिक्स है वो सब एक साथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आप समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को यहीं क्रैक कर लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं समझ पाए तो मैं इसको क्रैक कराता हूं। ऑप्शंस के ऊपर आइए। पहला ऑप्शन कह रहा है निरंतरता। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी। यह स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज या व्यायाम या ट्रेनिंग वही सफल होती है जिसे आप निरंतर करें। निरंतर का मतलब हफ्ते में एक दिन नहीं, वीक के 6 दिन और साल के 365 दिन में से रिकवरी डेज को, रेस्ट डेज को निकाल कर। तो सर्किट ट्रेनिंग का केंद्रीय तत्व, सर्किट ट्रेनिंग भी देखिएगा निरंतर चलती है। पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, इस तरह सारे स्टेशन कवर करने होते हैं। साथ के साथ जब हम लोग एक साथ सभी बच्चों को बोलते हैं स्टार्ट तो सारे बच्चे एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह ऑप्शन सही है। नंबर बे के ऊपर आइए। मसल रेसिप्रोकल वर्क। मसल रेसिप्रोकल वर्क क्या कहलाता है? देखिए, मसल रेसिप्रोकल वर्क ये कहलाता है, मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको समझाया, हमारे शरीर की मांसपेशियों को एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट, शरीर की समस्त मांसपेशियां एक तरह से एगोनिस्ट ही कहलाती हैं। एगोनिस्ट क्यों कहलाती है? कि शरीर के कोई भी काम करना हो, मूवमेंट शुरू करने के लिए सर्वप्रथम मांसपेशी ही जिम्मेदार होती है। तो वो मांसपेशी जो काम शुरू करती है उसे एगोनिस्ट मांसपेशी कहते हैं, उसे प्राइम मूवर मांसपेशी भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले काम शुरू करने वाली। तो शरीर की समस्त मांसपेशियां एगोनिस्ट हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर फिर एंटागोनिस्ट क्या होती है। मांसपेशियों का एक विशेष गुण भी होता है। जो मांसपेशी काम शुरू करती है वो एगोनिस्ट कहलाई। तो उसके विपरीत मांसपेशी जो होती है वह अनिवार्यतः फिजियोलॉजिकल बिहाफ के ऊपर, भगवान के बनाए हुए नियम के आधार पर अनिवार्यतः है उसके विपरीत काम करती है, इसलिए उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब ये विपरीत काम क्या होता है? देखिए, विपरीत काम उसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए नहीं करती, उसके प्रतिरोध को संतुलित करने के लिए करती है, इसलिए इसे रेसिप्रोकल वर्क कहा जाता है। मांसपेशियां एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत काम तो जरूर करती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को फेल करने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को बल संतुलित करने के लिए। तो देखिए, एगोनिस्ट मांसपेशी बाइसेप्स छोटी हुई, एंटागोनिस्ट मांसपेशी, एंटा का मतलब विपरीत, मांसपेशी ये छोटी हुई तो ये क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो अभी ये मांसपेशी काम कर रही है, इसका मतलब ये एगोनिस्ट है। बाइसेप्स, जो मांसपेशी छोटी होती है वही काम शुरू करती है, और दूसरी मांसपेशी
इसके बल को संतुलित करने के लिए अनिवार्यतः लंबी होती है। अगर वो लंबी नहीं होगी, देखिए मेरी गर्दन के ऊपर गौर करना, मैं गर्दन आगे झुका रहा हूँ, अभी ये मांसपेशी छोटी हो गई, तो इसको संतुलित करने के लिए मेरी गर्दन की पिछली मांसपेशियां अनिवार्यतः बड़ी हो गई। अब अगर मेरी पिछली मांसपेशियां बड़ी नहीं होंगी तो क्या होगा, सुनना इसका अंतर। अगर मेरी पिछली मांसपेशियां मेरे अगले हिस्से के बल को नहीं संभालेगी, पिछले हिस्से की मांसपेशियों में गर्दन में ताकत नहीं होगी, तो सदैव मेरी गर्दन ऐसे ही लटकी रहेगी। इसलिए सदैव मांसपेशियां एक दूसरे के विपरीत बल प्रतिस्थापित करती है। जब एक मांसपेशी छोटी होती है, एगोनिस्ट होती है, तो दूसरे उसके विपरीत होकर, एंटागोनिस्ट होकर उसके बल को संतुलित करने का काम करती है, ना कि उसके विपरीत उसके प्रतिरोध को बढ़ाती है। इस चीज को क्लियर कीजिएगा। बहुत से विद्यार्थी कोचिंगों में कहते हैं कि जब सर मांसपेशी छोटी हुई, दूसरी बड़ी हुई, तो उसने प्रतिरोध किया। अरे भैया, प्रतिरोध नहीं किया, उसने बल को संतुलित किया है। अनिवार्यतः आपके चोट लग जाएगी। तो देखिए, ये एगोनिस्ट हो गई, ये एंटागोनिस्ट हो गई, ट्राइसेप्स। अब सुनिए, मैंने आपको बताया कि शरीर की सभी मांसपेशियां एगोनिस्ट होती हैं, मतलब वो अनिवार्यतः जब काम करती हैं तो छोटी होती हैं, तो उसे एगोनिस्ट होना कहा जाता है। लेकिन उसके विपरीत दिशा वाली मांसपेशी एंटागोनिस्ट काम करती है, विपरीत काम करती है। अब देखिए, जब मेरे को हाथ को ऊपर उठा के लाना है तो बाइसेप्स छोटी हुई। अब मैं हाथ को वापस लेके जा रहा हूँ, आप यहां से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, अभी अभी ये देखिए, ये बाइसेप्स छोटी हुई छोटी। अब देखना, ये ट्राइसेप्स लंबी है। अब मैं ये लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये ट्राइसेप्स, जो मांसपेशी छोटी हो जाती है। अरस्तु ने यही कहा जब उसने मसल्स को आइडेंटिफाई किया उसकी स्कूल लाइसियम के अंदर, तो उसने यही कहा कि मांसपेशियां शरीर के अंदर काम करने के लिए जिम्मेदार होती है, और जब मांसपेशी काम करती है तो अनिवार्य तो उनको छोटा होना पड़ता है। जब वो छोटी होती है तो वो त्वचा के नीचे एक छोटे से मस्कुला जैसी लगती है। देख लीजिए, मस्कुला का मतलब लैटिन भाषा में होता था छोटा सा चूहा। देख लीजिए, अब ऐसे ही अगर ये वापस आ रही है तो देखिए, ये भी छोटा सा चूहा। तो इस तरह मस्कुला शब्द से मस्कुलस की उत्पत्ति हुई। तो सर्किट ट्रेनिंग के अंदर भी यही काम होता है। सर्किट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आपने एक बार अपर हैंड की एक्सरसाइज कर ली तो एक बार आप बैक अपर हैंड की एक्सरसाइज कीजिए, एक बार ट्राइसेप्स कर ली तो एक बार आप बाइसेप्स कीजिए। इस तरह से एक बार आपने अपर लिम्ब की एक्सरसाइज कर ली तो लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कीजिए, एक बार आपने एब्डोमेन की एक्सरसाइज कीजिए तो फिर उसके बाद आप लोअर बैक की एक्सरसाइज कीजिए, दिशा परिवर्तित कर कर। तो ये भी मसल रेसिप्रोकल वर्क के अंदर ही आता है, एक काम के बाद उसके विपरीत दूसरे काम को करना। तो ये भी इसका उत्तर सही हो सकता है। बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न हो गया है क्योंकि इसमें दो उत्तर सही हो गए हैं। अब तीसरे उत्तर के ऊपर आइए, हाफ टाइम रिकवरी। बिल्कुल सही है। सर्किट ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वह हाफ टाइम रिकवरी का होता है। मैंने आपको बताया 6 से लेकर 10 तक स्टेशन होते हैं। एक स्टेशन पे बच्चा एक निश्चित समय के लिए व्यायाम करता है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए उसने किया, 1.5 से 2 मिनट आइडेंटिकल टाइम होता है, क्योंकि 10 स्टेशनों पर पूरा 20 मिनट्स उसको करना पड़ता है। और जब 20 मिनट्स करता है तो सर्किट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल ये है, इंटेंसिटी बहुत हाई रखी जाती है। इंटेंसिटी जानते हैं आप, काम करने की तीव्रता, और लोड जो है वो मीडियम रखा जाता है। पर सर्किट ट्रेनिंग के अंदर इंटेंसिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि तीव्र गति से काम करें। तो जब बच्चा 2 मिनट तीव्र गति से काम करता है तो अगले स्टेशन पर जाने के लिए उसको जितनी देर उसने काम किया है, मान लीजिए 2 मिनट काम किया है, तो उसको उसका हाफ टाइम रिकवरी के लिए देना होता है। कितना? 2 मिनट अगर उसने काम किया है तो कितना मिनट रिकवरी के लिए देंगे? 1 मिनट। इसे हाफ टाइम रिकवरी प्रिंसिपल कहते हैं, इसे एक्टिव रिकवरी प्रिंसिपल कहते हैं। एक्टिव रिकवरी मतलब क्योंकि बच्चा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर वॉक कर कर जा रहा है, वो वहीं पर पड़ गए नहीं गया, वहीं लेट नहीं गया। तो जब हम लोग वॉक कर कर जाएं, धीमी गति से मध्यम गति से जाएं, तो इसे एक्टिव रिकवरी कहा जाता है। और एक स्टेशन पर दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए हाफ टाइम रिकवरी का प्रिंसिपल आता है, और ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 4 पर आइए, व्यायाम विविधता। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया व्यायाम की विविधता सर्किट ट्रेनिंग के अंदर बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपने अपर बैक की करी है तो उसके बाद लोअर बैक की करेंगे, एक बार आपने फ्रंट की करी है तो उसके बाद आप एंटीरियर की करेंगे, एक बार अगर आपने लेफ्ट साइड करी है तो फिर राइट साइड करेंगे। ये सर्किट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल होता है कि सर्किट ट्रेनिंग के अंदर आपको रिवर्सेबल प्रिंसिपल का पालन करना होता है। तो देखिए, प्रश्न बड़ा टिपिकल हो गया है। प्रश्न के अंदर आपके चारों के चारों सही उत्तर हैं। मेन थीम के ऊपर आओ। मेन थीम कह रहा है केंद्रीय तत्व, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? सेंट्रल एलिमेंट मतलब जिसके ऊपर बेस पूरा टिका हुआ है।
तो देखिए बेस किसके ऊपर टिका हुआ है, इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, क्लियर कीजिए इसको। सर्किट ट्रेनिंग में 6 से लेकर 10 स्टेशन होते हैं। अधिकतर कोच 6 की जगह 10 ही स्टेशन रखते हैं, क्योंकि टाइम जो एक्सरसाइज ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होती है, तो वो इफेक्टिव होती है। तो देखिए अब मसल रेसिप्रोकल वर्क बिल्कुल जरूरी है, हाफ टाइम रिकवर बिल्कुल जरूरी है, व्यायाम में वेरिएशन होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर सर्किट ट्रेनिंग में एक विद्यार्थी 1 2 3 और चौथे स्टेशन के बाद आगे जाए नहीं, तो सर्किट ट्रेनिंग का मोटो ही फेल हो गया। सर्किट ट्रेनिंग कहती पहले यह है कि विद्यार्थी को 10 के 10 स्टेशन कवर करने पड़ेंगे, मतलब कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता उसको रखनी पड़ेगी। अगर 10 के 10 स्टेशन वो कवर करता है तो उस दौरान जब वो 10 के 10 स्टेशन कवर करता है तो हम उसको हाफ टाइम रिकवरी भी देंगे। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उससे मसल रेसिप्रोकल वर्क भी कराएंगे, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन पर उसकी एक्सरसाइज में चेंज भी लाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहली थीम क्या है कि उसे कंटिन्यू निरंतर रूप से एक्सरसाइज करनी होगी। अगर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गया ही नहीं तो काय का मसल रेसिप्रोकल वर्क, काय का हाफ टाइम रिकवरी, काय की व्यायाम विविधता। इसलिए उसको एक स्टेशन से 10 स्टेशन तक जाना ही पड़ेगा, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है, निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। तो उत्तर इसका है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता सर्किट ट्रेनिंग का केंद्रीय तत्व है, आंसर ए। प्रश्न संख्या 3 रिसर्च की यूनिट से उठाया गया है। रिसर्च या शोध अभिवृत्ति जो पेपर है वह विद्यार्थियों के लिए बड़ा टफ पड़ता है। अधिकतर विद्यार्थी इसके प्रश्न को गलत कर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन प्रश्नों को अगर आपने थोड़ा सा अवधारणात्मक स्तर से सॉल्व किया, थोड़ा सा अगर आपने इसको ब्रॉड कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने का प्रयास किया, तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा सरल होते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बस सोच को हमें एक बार सब्जेक्ट से रिलेट करनी होती है। तो देखिए, अच्छा उसके लिए हमको क्या है कि 1-2 बार इसकी बुक को भी बहुत डीपली पढ़ना होता है। शोध अभिवृत्ति की बुक को कभी रट्टा नहीं लगाना, जिसने रट्टा लगाया वो फेलियर हो जाएगा। शोध अभिवृत्ति तो नाम ही रिसर्च है, रिसर्च मतलब अपने आइडिया को एक्सप्लोर करना। तो जिस विषय की थीम ही ये है कि आपको अपने आइडिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, वहां आप रट कैसे सकते हैं? तो ऐसे प्रश्नों में आप खोजिए कि वास्तव में ये कहना क्या चाह रहा है। शोध अभिवृत्ति के सभी प्रश्नों को हमें खोज आधारित रखना है, सक्सेस हमारे कदम चूमेगी। तो देखिए प्रश्न 3 के ऊपर आइए। ऐतिहासिक आंकड़ों के निम्न स्रोतों में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? स्पष्ट कीजिए ऑप्शन पे जाने से पहले। ऐतिहासिक आंकड़ों के निम्न स्रोतों में से एक चीज इसने कह देती है, इसने कह दिया है हिस्टोरिकल डाटास। हिस्टोरिकल डाटास का मतलब, हम लोग बात करें हिस्टोरिकल डाटा का मतलब हो गया है कि स्पष्ट तौर पर इतिहास से संबंधित आंकड़े। कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इसने कहा है प्राइमरी सोर्स कौन सा नहीं है। प्राइमरी सोर्स की इसने बात करी है। प्राइमरी सोर्स कौन सा नहीं है ऐतिहासिक आंकड़ों में से? अब इसके उत्तरों के ऊपर आइए। यह कह रहा है ए चित्रात्मक प्रलेख, ब मौखिक परंपराएं, से जीवन वृत्तांत और द प्रकाशन। तो देखिए ऐतिहासिक आंकड़े, अच्छा आंकड़े कब बनते हैं? आंकड़े तब बनते हैं जब हम लोग किसी बात को लंबे समय तक लिपिबद्ध रखें, चाहे वह मौखिक रूप से हो और चाहे वो लिखित रूप में हो, तभी वो आंकड़े बनते हैं। सन 1951 में भारत की जनसंख्या क्या थी? आंकड़े हैं तो ही हम बात करते हैं। सन 1961 में भारत की जनसंख्या क्या थी? तो ये आंकड़े ही तो हैं। भारत का पहला आम चुनाव हुआ, उसमें किस पार्टी की कितनी सीटें थी? भारत के 10वें आम चुनाव में किस पार्टी की कितनी सीटें थी? तो आंकड़ों के ऊपर हमको आधार बनाकर चलना है। तो यही चीज ये कह रहा है, आंकड़े सदैव लिपिबद्ध होते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो और चाहे वो सूचीबद्ध हो, लिपिबद्ध हो। तो देखिए हमें यह थीम पकड़नी है कि इतिहास की बात कर रहा है, चाहे वो मौखिक इतिहास हो और चाहे वो लिपिबद्ध हो। चित्रात्मक प्रलेख बिल्कुल सही, चित्रात्मक प्रलेख, क्योंकि जब हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करते हैं तो कई बार हम लोग उसको ग्राफ पेपर के आधार पर भी आंकड़ों को संलिप्त रख लेते हैं, संलग्न करके रख लेते हैं। तो चित्रात्मक प्रलेख क्योंकि ये लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है चित्र माध्यम में, तो ये इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि ये इसका एक तरह से सबूत है ऐतिहासिक आंकड़ों का। ये बात कर रहा है नहीं की, कौन सा नहीं है? तो चित्रात्मक प्रलेख तो सपोर्ट कर रहा है। नंबर ब के ऊपर आइए, मौखिक परंपराएं। तो देखिए मौखिक परंपराओं के अंदर एक बात आती है, हम लोग बात करते हैं
कि हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे, सन 1956 में ऐसा अकाल पड़ा था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और हम उस बात को आज भी मानते हैं। जो मौखिक परंपराएं आज तक चलती आ रही हैं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर पिछली पीढ़ी की बातों को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना मौखिक परंपराओं के अंतर्गत आता है, कहलाता है। तो ये भी सही बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग हमारे से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले जो बात हुई, उसको हम लोग इतिहास की बात को अपने पूर्वजों के माध्यम से रखकर संरक्षित कर रहे हैं। तो मौखिक परंपराएं भी इसका उत्तर नहीं है। अब ऑप्शन बनते हैं 2, जीवन वृत्तांत और प्रकाशन। तो देखिए बड़ा इजी हो गया उत्तर ये। हमने बात शुरुआत में क्या करी थी, हमने करी थी कि या तो लिपिबद्ध हो या मौखिक रूप से सूचीबद्ध हो। तो प्रकाशन अपने आप में, प्रकाशन का मतलब ही लिपिबद्ध होना होता है। प्रकाशन का मतलब कोई चीज छपी हुई जो मटेरियल हो। तो ऐतिहासिक आंकड़े जब कह रहे हैं कि प्रकाशन लिपिबद्ध हो गया, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। बचा जीवन वृत्तांत, किसी के जीवन का वृत्तांत सुनाना। तो देखिए जीवन का वृत्तांत जो है किसी भी व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, जो काल्पनिक चित्रण भी हो सकता है। तो काल्पनिक चित्रण जो है वो ऐतिहासिक आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों में नहीं लिया जाता है। सदैव प्राथमिक स्रोतों के अंदर जो डाटाज लिए जाते हैं वो या तो लिपिबद्ध हो या मौखिक सूचीबद्ध हो। और मौखिक सूचीबद्ध भी ऐसे हो, किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में नहीं, हजारों लोगों की एक चीज के बारे में एक सामूहिक सोच, जैसे मौखिक परंपराएं। परंपरा का मतलब कस्टम्स। होली का त्योहार, किसने देखा कि प्रहलाद जो है वो होलिका की गोद में बैठा था, लेकिन हजारों लोग इस बात को कहते हैं, इसलिए हमको इसको मानना पड़ता है। इसलिए जीवन वृत्तांत और मौखिक परंपराओं में से इसका सही उत्तर है जीवन वृत्तांत। जीवन वृत्तांत ऐतिहासिक आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के अंदर नहीं आता, ये काल्पनिक चित्रण भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 4, यह खेल मनोविज्ञान की यूनिट से लाया हुआ प्रश्न है। सुमेलित करो का प्रश्न है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सुमेलित किए हुए के प्रश्न बड़े टफ होते हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको एक प्रश्न नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर मिलाना होता है। अगर एक भी प्रश्न गलत हो गया तो आपके सारे चारों के ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो देखिए खेल मनोविज्ञान से उठाए हुए यह प्रश्न है। इसके अंदर कुछ खेल मनोवैज्ञानिकों का नाम डाला हुआ है, चार्ल्स बर्गर, एच.जे. आइजिंक, रेनर मार्टिन, ब्रेडी मीर। इनमें से 2 व्यक्तियों का नाम तो बड़ा फेमस है, एच.जे. आइजिंक और रेनर मार्टिन का। क्यों रेनर मार्टिन का इसलिए फेमस है, रेनर मार्टिन ने स्पोर्ट्स के ऊपर एक एंजाइटी के टेस्ट क्रिएट किए थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। इसलिए यहां से आपका एक ऑप्शन तो सीधा सीधा यह क्लियर हो जाता है कि जब हम लोग आइजिंक की और रेनर मार्टिन की बात करते हैं, आइजिंक एक वो व्यक्ति था जिसने पहली बार खेल मनोविज्ञान के अंदर फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स का मेल किया था। इसके बाद बात आती है चार्ल्स बर्गर और ब्रेडी मीर की। तो देखिए चार्ल्स बर्गर और ब्रेडी मीर का कोई ज्यादा उल्लेखनीय योगदान नहीं है, लेकिन आपको यहाँ की पॉइंट ये याद रखना है कि एच.जे. आइजिंक और रेनर मार्टिन दोनों बड़े महान खेल मनोविज्ञानी हुए थे। रेनर मार्टिन का तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी टेस्ट जो है वो बहुत फेमस है। टिल डेट टुडे 90s में इसने ये इन्वेंट किया था। आज तक इसका ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी टेस्ट हर कोच जो है अपने खिलाड़ी के ऊपर करता है। एच.जे. आइजिंक जो था, एच.जे. आइजिंक ने क्या किया था, एच.जे. आइजिंक ने देखिए इसने फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के बिहाफ पर इसने एक क्वेश्चनरी डेवलप करी थी और इसने बताया था कि आनुवंशिकता के आधार पर व्यक्ति के जो कार्यकी होती है, दिल का धड़कना ये वगैरह चेंज होते हैं। इसके लिए इसने व्यक्तित्व की प्रश्नावली बनाई थी जो आज भी बड़ी कारगर सिद्ध होती है। तो देखिए 2 की पॉइंट तो हमारे पकड़ में आ गए। तो 4 खेल मनोविज्ञानी हैं और इन चारों के द्वारा कुछ किए गए शोध हैं जो इनके सामने हैं। तो सबसे पहले जो 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा फेमस हैं उन दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, क्योंकि खेल के फील्ड के अंदर ये सबसे ज्यादा फेमस है। रेनर मार्टिन। रेनर मार्टिन ने 90s के दशक में एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंजाइटी टेस्ट प्रतिपादित किया था। यहाँ इसको ऑप्शन में कॉम्पिटिशन एंजाइटी टेस्ट लिखा हुआ है। अब उसने यह बताया कि किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले एक खिलाड़ी के ऊपर कितना दबाव होता है। तो इसने एक शब्द प्रतिपादित किया, शब्द तो पहले से ही प्रतिपादित था, एंजाइटी। समझिए इस एंजाइटी का मतलब क्या होता है। देखिए एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है द प्री स्टेज ऑफ फियर, डर लगने से पहले की अवस्था एंजाइटी कहलाती है। अब डर लगने से पहले की अवस्था क्या होती है, कोई खिलाड़ी मान लीजिए लाइन में लगा हुआ है, बहुत बड़ा मैच संपादित होने जा रहा है और उस मैच के दौरान उसको डर लग रहा है। तो डर लगने से पहले वो क्या करेगा, बार बार अपने होठों के ऊपर जीभ को फेरेगा।
बार बार अपनी आंखों को, बार बार कानों को रगड़ेगा, बार बार वो इधर या उधर देखेगा, बार बार यूरिनल जाने के लिए वो कहेगा, यह एंजाइटी कहलाती है। यह हिंदी भाषा में इसको कहते हैं दुश्चिंता। दुश्चिंता मतलब ऐसी चिंता जो बेकार की है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैच तो होना है, अब उसका प्रदर्शन कैसा रहे कैसा नहीं रहे वो मैच के बाद, मैच से पहले क्या डर करना, तो इसे दुश्चिंता कहा जाता है, एंजाइटी कहा जाता है। रेनर मार्टिन ने कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट को जो है प्रतिपादित किया था। तो अब हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि रेनर मार्टिन से एंजाइटी वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। ऑप्शन सी से 4 ऑप्शन से और दे में मिल रहा है। क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे बड़े खेल मनोवैज्ञानिक एच.जे. आइजेंक के ऊपर। एच.जे. आइजेंक इतने महान वैज्ञानिक थे, इनकी व्यक्तित्व के ऊपर बनाई एक प्रश्नावली आज तक चल रही है। उस प्रश्नावली में इन्होंने क्या किया, उस प्रश्नावली में इन्होंने ये बताया कि संसार के अंदर 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक है ई पर्सन, एक्स्ट्रावर्जन पर्सन, दूसरा एन पर्सन, जिसे न्यूरोटिज्म पर्सन कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि मनुष्य की व्यक्तित्व वह स्वयं निर्मित नहीं करता, उसके जीन्स जैसे हैं, मदर फादर ने जैसे जीन्स डिसाइड किए हैं वैसा उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम होगा। अगर व्यक्ति डरपोक है तो उसका दिल घबराहट की परिस्थितियों में तेज तेज धड़कने लग जाएगा, और व्यक्ति अगर डरपोक नहीं है तो घबराहट की परिस्थितियों में भी वो नहीं डरेगा। तो इस तरह से एच.जे. आइजेंक ने पर्सनैलिटी की प्रश्नावली जो है वो डेवलप की। तो देखिए ऑप्शन बी में एक कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में एक आ रहा है ए और द के अंदर। तो 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद आइए चार्ल्स बर्गर की बात करता हूं। चार्ल्स बर्गर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंडीशनल एंजाइटी टेस्ट दिया। रेनर मार्टिन ने तो कौन सा दिया, कंपटीशन एंजाइटी, कि कंपटीशन में क्या डर लगता है, इसलिए उनका नाम बड़ा फेमस है। चार्ल्स बर्गर ने ये कहा कंडीशनल एंजाइटी। इन्होंने 20 के आसपास कंडीशंस बनाई कि व्यक्ति सुबह उठता है तो उसे किस बात की एंजाइटी होती है, सोता है तो किस बात की एंजाइटी होती है, अनजाने माहौल में जाता है तो किस बात की एंजाइटी होती है, और अपने दोस्तों के बीच बैठा है तो किस बात की एंजाइटी होती है। तो इस तरह से चार्ल्स बर्गर ने भी दुश्चिंता के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर अपने एक टेस्ट तैयार किए, और उन्होंने अपने मॉडल्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि प्रत्येक परिस्थिति विशेष के अंदर व्यक्ति को अलग एंजाइटी लगती है। शादी करने जाता है तो उसके अंदर एक अलग दुश्चिंता होती है, बच्चा पैदा होता है तो अलग दुश्चिंता होती है, समाज के अंदर कोई फंक्शन होता है तो अलग दुश्चिंता होती है। इस तरह से 3 ऑप्शन हमारे सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम लोग ब्रेडिमीर के ऊपर। ब्रेडिमीर का एक स्पोर्ट्स प्रैक्टिस टेबल, देखिए इसका कोई टेस्ट नहीं था ब्रेडिमीर का, लेकिन इसने एक रिसर्च की थी कि टेबल गेम्स जो होते हैं, जो टेबल गेम्स जैसे टेबल टेनिस हुआ, जैसे कैरम हुआ, इनके अंदर खेलने वाले खिलाड़ियों का व्यक्तित्व जो है वह ग्रास मैदान में खेलने वाले, आउटडोर मैदान में खेलने वाले, बड़े मैदान में खेलने वाले व्यक्तित्व से अलग होता है। ये कुछ अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। इस तरह इन चारों महान खेल वैज्ञानिकों ने अपने अपने टेस्ट दिए। तो देखिए फिर से कीजिए, चार्ल्स बर्गर ने कौन सा दिया था, चार्ल्स बर्गर ने कंडीशनल एंजाइटी टेस्ट, ओके। एच.जे. आइजेंक ने व्यक्तित्व की प्रश्नावली, रेनर मार्टिन ने कंपटीशन के दौरान एंजाइटी टेस्ट, और ब्रेडिमीर ने स्पोर्ट्स प्रैक्टिस टेबल से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर चार्ल्स बर्गर का हो गया। चार्ल्स बर्गर का है कंडीशनल एंजाइटी टेस्ट। तो ए में 2 ओके द में आ रहा है, ए में 2 द में आ रहा है, तो यहीं पर बात खत्म कीजिए। इसका सही ऑप्शन है द, क्योंकि बाकी किसी में ए के सामने 2 नहीं आ रहा है, इस तरह से। लेकिन देखिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हर ऑप्शन को आपको डीपली देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। और नेट जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम में पॉइंटों की वैल्यू होती है, पॉइंटों से लोग रहते हैं। टॉप 6% लोग जो है नेट क्वालिफाई करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने ठाना है आपको नेट पास कराना है। लेकिन सारे लेक्चर्स आप देखते चलिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 आज का अंतिम प्रश्न है टेस्ट सीरीज 3 के पार्ट 1 का। मैं 5-5 प्रश्न ले रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ आपको केवल प्रश्न सॉल्व कराना नहीं, खाली प्रश्न तो मैं कहीं भी सॉल्व करा लूंगा। मेरा उद्देश्य है प्रश्नों को सॉल्व कराते हुए आपको सिलेबस को रटाना नहीं, क्लियर कराना, सिलेबस आपका क्लियर हो जाए। इसलिए हम लोग 5 प्रश्नों पे लोग 5 मिनट भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमने 5 प्रश्नों के ऊपर 1-1 घंटे के लेक्चर अपलोड किए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ उन लेक्चर्स के माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। तो फिर कह रहा हूँ, मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो, आपके भाई का प्रयास पसंद आया हो, सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो। जय माता दी। आइए, मैनेजमेंट में निम्न में से कौन सा सबसे जटिल माना जाता है? तो देखिए मैनेजमेंट की बात कर रहा है, प्रबंधन की यूनिट आ गई है। अब यहाँ इसने
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिखा होता तो हम लोग खेल की बात करते, लेकिन इसने सामान्य प्रबंधन की बात करी है। सामान्य प्रबंधन में, अब सामान्य प्रबंधन में देखिए इसमें ऑप्शन इसके देखिएगा, ऑप्शन बड़े क्रिटिकल डाल दिए इसने। टीचिंग वास्तव में ये भी प्रबंधन में आता है, क्लरिकल कार्य भी आता है, कुशल प्रबंधन ये भी वास्तव में जटिल है, और स्वेच्छा से कार्य पूरा करना। वास्तव में जब तक व्यक्ति की स्वयं की ओवन विश नहीं होगी, वह अपने हिसाब से काम नहीं करना चाहेगा, तो कोई भी मैनेजमेंट हो वो उसको काम नहीं करा सकता। ऑप्शंस के ऊपर गौर करिए। पहला कह रहा है ये टीचिंग, निम्न में से कौन सा सबसे जटिल कार्य बन जाता है? मैनेजमेंट। देखिए शिक्षण एक द्विपक्षीय संवाद है, और शिक्षक जब क्लास में जाता है तो वो किसी मैनेजमेंट की बाध्यता से नहीं जाता है, वो क्लास में चीयरफुल जाता है, क्योंकि उसके लेक्चर से सामने वाला जो विद्यार्थी वर्ग है वह लाभान्वित होता है। इसलिए शिक्षण कभी भी मैनेजमेंट के द्वारा प्रभावित, देखिए डील तो हो सकता है लेकिन प्रभावित नहीं किया जा सकता। आप शिक्षक की सैलरी तो कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी शिक्षण कला को, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को प्रभावित नहीं कर सकते। टीचिंग वो वैसे ही करेगा जैसा वो जन्मजात सीख कर आया, उसने रिफाइन किया है। क्लरिकल कार्य, देखिए क्लरिकल कार्य मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोगों का बोर्ड होता है, वो बोर्ड क्या करते हैं, उस बोर्ड किसी भी संस्था को गवर्न करते हैं, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे किसी स्कूल का मैनेजमेंट हो। क्लरिकल कार्य करने वाले लोग उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, और उनकी बाध्यता होती है कि वो बोर्ड के या मैनेजमेंट के ऑर्डर को माने। ठीक है, ऑप्शन से देखिए कुशल प्रबंधन, वास्तव में बिल्कुल सटीक आंसर ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम को देख लें। स्वेच्छा से कार्य पूरा करना, स्वेच्छा से कार्य पूरा करना भी एक तरह से ये अंडर मैनेजमेंट आ गया है, मैनेजमेंट का काम नहीं है। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर, पुनः मैं आपको बता दूं, टीचिंग। टीचर की कला को मैनेजमेंट प्रभावित नहीं कर सकता, उसकी सैलरी को कर सकता है, इसलिए टीचिंग मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। शिक्षक क्लास में वही पढ़ाएगा जो उसके मन में आएगा, सर्वश्रेष्ठ। क्लरिकल कार्य सबऑर्डिनेट कार्य के अंदर आता है, उनकी बाध्यता है कि वो चुने हुए कुछ लोगों के बोर्ड के, मैनेजमेंट के आदेश की पालना करें, अदरवाइज उन्हें निकाल दिया जाएगा। स्वेच्छा से कार्य पूरा करना, प्रत्येक व्यक्ति का एक टारगेट ओरिएंटेड वर्क होता है, वो सब चाहते हैं कि हम अपना काम स्वेच्छा से करें, लोअर से लेके अपर तक, लेकिन ये मैनेजमेंट में जटिल नहीं माना जाता है, क्योंकि स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति जब काम को अपना लेता है तो वो सदैव पॉजिटिवली देता है। अब सबसे बड़ा इसका की पॉइंट आंसर है कुशल प्रबंधन। देखिए मैनेजमेंट एक अकेला आदमी नहीं चला सकता, मैनेजमेंट कुछ लोगों का मिलकर बना हुआ बोर्ड होता है, जहां पर विचारों का टकराव होता है, अभिवचनों का, संवादों का आपस में आदान प्रदान होता है। विचार जब एक दूसरे के नहीं मिलते तो देखिए मतभेद हो जाते हैं। मतभेद होना तो अच्छी बात है, मतभेद होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी जब होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, तो कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है। मनभेद नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर यही कहा जाता है कि कुछ लोगों का मैनेजमेंट होता है, अकेला आदमी संस्था नहीं चला सकता। प्रबंधन के लिए कुछ लोग चाहिए, उनके बीच में आपसी संवाद भी होना चाहिए, संवाद के अंदर उनके विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों का टकराव भी होना चाहिए, लेकिन मतभेद होने चाहिए। मतभेद किसी भी मुद्दे पर मैनेजमेंट में, मान लीजिए 5 आदमियों का बोर्ड है, वो नहीं मान रहे तो वोटिंग करा लेते हैं, जिसके पक्ष में 3 वोट आए वो जीत गया, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद हो गए तो मैनेजमेंट बिखराव की तरफ चला जाता है, फिर प्रोडक्टिव थॉट की जगह नेगेटिव थॉट्स आती है, और ऐसे मैनेजमेंट को फेलियर मैनेजमेंट माना जाता है। अतः मैनेजमेंट को कुशल होना, स्किलफुल होना बहुत आवश्यक है। अगर मैनेजमेंट स्किलफुल नहीं हुआ, स्किलफुल कैसे, जैसा मैंने अभी बताया कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, तो कुशल प्रबंधन मैनेजमेंट में सबसे जटिल कार्य माना जाता है। अगली टेस्ट सीरीज मैं बहुत जल्दी आपके बीच में पुटअप कर दूंगा, 1 या 2 घंटे में। प्रयास अच्छा लगा हो तो ठोक दो लाइक, ठोक दो सब्सक्राइब, और कर दो शेयर। चक दे फटे नब दे गिल्ली।